हेलो गाइज, वेलकम टू आर के आई एस। ओके गाइज, ये जो होगा ना हमारे डेली सी सेट प्रैक्टिस होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2024 मतलब ये 2024 के लिए नहीं है, ये जो प्रैक्टिस है 2025 के लिए है। ओके, बट इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 2024 का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। मतलब हम लोग का ये आज डे 1 है। ओके, आज हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इंटू 8 करेंगे। ओके, तो 8 डेज में हम लोग पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या होगा, बेसिकली आपको एक आइडिया दे दूं। ये होगा कि यहाँ पे हम लोग 6 क्वेश्चन ऑफ कॉन्ट्स प्लस रीजनिंग, ओके, एंड 4 क्वेश्चंस ऑफ कॉम्प्रीहेंशन ऐसे सॉल्व करेंगे बेसिकली। और इसके साथ साथ मैंने बहुत सारे अदर इनिशिएटिव्स भी लेके आ रहा हूँ कि वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर सी सैट, ठीक है। हर एक चीज़ आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट 2 मंथ में सी सैट से रिलेटेड, ताकि आपको सी सैट में कुछ भी इशू ना हो, बीट कॉम्प्रिहेंशन, बीट रीजनिंग और बी इट कॉन्ट्स। ओके, नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो भी आपको इश्यूज हो रहा है सबको मैं पढ़ाऊंगा। ओके, तो आज डे 1 है, तो डे 1 में आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। सो बेसिकली अभी हम लोग क्या देखेंगे, जैसे मैंने कहा था 4 कॉम्प्रिहेंशन, 6 प्रॉब्लम्स, ओके, कॉन्ट्स प्लस रीजनिंग एंड 10 क्वेश्चंस। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या होगा ना, सबसे पहले मैं आपको ना कुछ बेसिक बताऊंगा। बेसिक बताने के बाद वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते जल्द से जल्द, उसके बारे में बताऊंगा। ताकि अगर ऐसा सेम टाइप आ गए, सेम टाइप, ओके, सेम टाइप अगर आएगा आपका 2025 में, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो चलो बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का। ओके, ये आता है क्यूब्स वाले चैप्टर से। ओके, क्यूब्स वाले चैप्टर से आता है। व्हाट इज द लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इनटू 64 आइडेंटिकल पीसेस। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। पूछा है कि कितने नंबर कट्स चाहिए। बेसिकली क्यूब का फंडा क्या होता है, जब भी मुझे 64 आइडेंटिकल पीसेस चाहिए होता है ना, तो इसको मैं एन क्यूब अज्यूम करूंगा, ठीक है। एन क्यूब इज इक्वल टू 64। ओके, अगर मुझे चाहिए रहते कि कितने 125 आइडेंटिकल पीसेस चाहिए रहते, तो इसको भी मैं एन क्यूब कर लेता, ठीक है। तो एन क्यूब, तो एन क्यूब इज इक्वल टू 64, तो एन की वैल्यू क्या आएगी, 4। ओके, 4। तो ये 4 क्या है, वो क्यूब को मुझे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 पार्ट्स में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम कर लो कि दिस इज योर क्यूब, ठीक है। इसको अगर मुझे 4 पार्ट में डिवाइड करना है, समझो कि 1 2 3, देखो दिस इज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, ठीक है। 4 पार्ट में कट करना है, तो मुझे कितने कट्स मारने पड़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट कट लगाया, सेकंड कट यहाँ पे लगाया, थर्ड कट यहाँ पे लगाया, तो ये पूरा एक कट जाएगा ना, ऐसे समझो कि मैं स्लाइस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया एक कट, तो ये कितने हो गए, 3 कट हो गए। इसके बाद एक मैं साइड से लगाऊंगा कट ऐसे, ठीक है। एक कट, 2 कट और ये 3 कट ऐसे लगा दूंगा, तो ये हो गया 3 कट और हो गए। अब इसके बाद मुझे ऊपर से भी तो 3 कट लगाने पड़ेंगे, ऐसे 1 2 3, तो यहाँ पे प्लस 3 कट, तब जाके मेरा जो क्यूब है 64 पीसेस में डिवाइड होगा, ठीक है। तो कितने कट्स लगाए टोटल, मैंने 9 कट्स लगाए। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। ओके, अब यहाँ पे मुझे क्या बोला गया था कि 64 कट्स, अगर यही मुझे 125 आइडेंटिकल बोलता तो मैं क्या करता, तो मुझे 5 कट लगाने पड़ते, 5 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता। तो 5 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए मुझे कितने कट्स लगाने पड़ता, 4 कट्स लगाने पड़ते, ठीक है। तो 4 वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और साइडवेज, 4 + 4 + 4 दैट इज 16 कट्स। ओके, सॉरी 12, दैट इज 12 कट्स। ओके, तो 12 कट्स लगाता अगर मुझे 125 पीसेस में डालना होता तो। ओके, क्लियर है ये क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, बेसिकली अगर आपको क्यूब सीखना होगा ना, तो मेरे मेरे चैनल पे अभी क्यूब्स के ऊपर एक वीडियो डालने वाला हूँ। वहाँ पे हम लोग क्यूब्स पूरे इजी और सिंपलेस्ट वे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको क्यूब्स से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आएगा, एक हफ्ते में वो मैं डाल दूंगा वीडियो। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है। इन द एक्सप्रेशन ऑफ 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1 इज चूजन फ्रॉम प्लस माइनस इनटू ईच एट मोस्ट 2 टाइम्स। ओके, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ओके, सबसे पहले इसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। ट्रिक क्या है कि क्या पूछा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। स्मॉलेस्ट नॉन जीरो वैल्यू क्या होती है, नॉन नेगेटिव वैल्यू क्या होती है बताओ। अगर ये मेरी नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, -3 है, यहाँ पे 1 2 और 3 है, तो मुझे बताओ कि स्मॉलेस्ट जो मेरी वैल्यू है क्या है।
नॉन नेगेटिव दैट इज जीरो। ओके, तो मुझे और ऑप्शंस में भी मुझे जीरो दे रखा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन एक्सप्रेशंस को ऐसे यूज करना पड़ेगा कि मुझे आंसर जीरो ही आ जाए। ओके, तो अब देखते हैं कि जीरो कैसे ला सकते हैं मैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या बोला है कि मुझे एक जो एक्सप्रेशन है वो मैं एक ही टाइम पे यूज कर सकता हूँ, सॉरी दो टाइम पे यूज कर सकता हूँ। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, 5 -4 -3 +2, ओके, इंटू 1। बेसिकली क्या करना है मुझे, मुझे कुछ ऐसे करना है कि मुझे जो बड़ा नंबर है उससे रिलेटेड दूसरा एक नंबर ला के रख दूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 5 है, 5 बड़ा नंबर है। अगर मैंने 5 और 4 और 3 को अगर मैं इंटू करता तो मुझे बहुत बड़ा नंबर मिलता, मुझे वो नहीं चाहिए। देन अगर मैं प्लस भी करता फिर भी मुझे बड़ा नंबर मिलता। सही बात है। तो यहाँ पे देखो, तो 5 -4 -3 कितना हो जाता है, 5 -7 +2। ठीक है, तो यहाँ पे 5 - 5 दैट इज 0। तो आंसर वुड बी डी। ओके, तो जैसे मैंने ट्रिक बताई थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain number of men can complete a piece of work in 60 days where k is a natural number. Okay, what are natural number? ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। एंड व्हाट आर होल नंबर, होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, by what percent the number the what percent should the number of men increase so that the work can be completed in 5k days? ओके, सबसे पहले तो देखो कि ये कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, दैट इज टाइम एंड वर्क। अब इसके लिए टाइम एंड वर्क के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, MDH अपॉन वर्क डन इज इक्वल टू M2D2H2 अपॉन वर्क डन 2, वर्क डन 1 एंड वर्क डन 2। ठीक है, ये MDH क्या होता है, these आर मैन, these आर डेज एंड these आर आवर्स, और उन्होंने कितना काम किया है। बेसिकली ये एक फॉर्मूला है, और इसके साथ साथ इसका और एक फॉर्मूला होता है, वर्क डन इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। ओके, वर्क डन इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। अब यहाँ पे देखो, अब मुझे कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 60 days। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 6k days, वेयर k इज अ नेचुरल नंबर। बाय व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ द मैन शुड बी इंक्रीज सो दैट द वर्क कंप्लीट इन 5k days। जो वर्क है वो 5k days में, मतलब यहाँ पे वर्क डन क्या है, वर्क डन सेम है। ठीक है, वर्क डन सेम है यहाँ पे, बताओ मुझे। तो इसके लिए मैं डायरेक्टली अगर दोनों का वर्क डन सेम है तो सिंपल सा एक मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, दोनों का वर्क डन सेम है ना। तो यहाँ पे 6k इंटू एम, एम क्या है, नंबर ऑफ मैन जो मुझे 6 डे के लिए लगता है, इज इक्वल टू 5k इंटू एन। जो एन क्या होगा यहाँ पे, एन जो होगा जो मुझे सेकेंड फेज में जो काम कंप्लीट करना है ना, क्यों बढ़ाना है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 6k अपॉन 5k इज इक्वल टू एम, सॉरी एन अपॉन एम। ओके, के और के कैंसिल, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे n इज इक्वल टू 6 आ गया, m इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि कितना परसेंट से बढ़ाना है, तो सिंपल है, दोनों को क्या करो, दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 डिफरेंस है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस 1 है, तो 1 डिफरेंस, ओके, अपॉन क्या करूंगा मैं। ठीक है, मुझे डिफरेंस किसके ऊपर चाहिए था, बताओ मुझे, मुझे डिफरेंस चाहिए था 5 के ऊपर। क्यों, क्योंकि n जो है मेरा न्यू नंबर है, न्यू नंबर। ठीक है, देखो यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा था, what should be the men be increased so that the work can be completed in 5k days। ओके, तो जब भी ऐसा होता है तो मैं परसेंटेज किसके पर्सपेक्टिव में निकालता हूँ, पुराने नंबर के। तो 1 अपॉन 5, यहाँ पे 1 है, क्यों, क्योंकि डिफरेंस इज 1 इंटू 100। ओके, 5 1 जा 5 2 जा 10 दैट इज 20, द आंसर इज 20%। ओके, अगर यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 3 होता तो मैं 3 अपॉन 5 ले लेता। ठीक है, बट यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 ले लिया। तो 20% है आंसर में, देखो कहीं पे, यस 20% है, तो यहाँ पे मैं 20% लगा देता हूँ। ओके, देन नेक्स्ट, XYZ कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली इन 6 hours, 8 hours एंड 8 hours रिस्पेक्टिवली। X, Y और Z,
However, one person at a time can work each hour and nobody work for 2 consecutive hours. ओके मतलब यहाँ पे बोला है कि अगर x काम कर रहा है, x के बाद वापस अगले घंटे में x काम नहीं करेगा, y काम करेगा. All are engaged to finish the work. What is the minimum amount of time they will take to finish the work? ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू टाइम इनटू इफिशियंसी, जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे भी लिखा था. ठीक है, यहाँ पे भी लिखा था वर्क डन इज इक्वल टू टाइम इनटू, यहाँ पे देखो वर्क डन इज इक्वल टू टाइम इनटू इफिशियंसी. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. तो सिंपल है, टाइम एंड वर्क मैं पढ़ाऊंगा आपको बिल्कुल कि इजी वे में कैसे सॉल्व करते हैं. ये एक मेथड है मेरा सॉल्व करने का. कि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x को 6 आवर्स लगता है, y को 8 आवर्स लगता है और z को 8 आवर्स लगता है. ये क्या है, मेरा टाइम. अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों का एलसीएम लूँगा. ठीक है, तीनों का एलसीएम क्या आएगा, मुझे यहाँ पे 48 आएगा. अब ये 48 क्या होता है, ये मेरा वर्क डन है. 48 इज माई वर्क डन. ठीक है, कि इतना वर्क मुझे कंप्लीट करना है. अगर ये वर्क डन है, ओके मेरे पास टाइम है, मेरे पास वर्क डन है, तो मैं इफिशिएंसी निकाल सकता हूँ. वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन कितना है मेरे पास 48, टाइम कितना है 6 आवर, तो इफिशिएंसी कितनी 8 हो जाएगी. 48 अपॉन 8 इफिशिएंसी 6 हो जाएगी, और यहाँ पे 48 अपॉन 8 इफिशिएंसी 6 हो जाएगी. 3 आ गए. अब बताओ, अब मेरा जो काम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जिसकी ज़्यादा इफिशिएंसी वो ज़्यादा काम करेगा. अब यहाँ पे बोला है व्हाट आर द मिनिमम नंबर अमाउंट ऑफ टाइम टेकन विल दे टेक टू फिनिश द वर्क. अब मुझे बताओ, अगर मुझे सबसे जल्दी काम करना है तो ज़्यादा इफिशिएंसी वाले मेंबर को मुझे लगाना पड़ेगा. तो वो कौन है मेरे पास, x. तो मतलब x क्या करेगा, x मेरे लिए ज़्यादा काम करेगा. ठीक है, तो समझो अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x को ज़्यादा काम करवाता हूँ. तो पहले आवर में x काम किया, सेकेंड आवर में y काम किया, देन थर्ड आवर में अगेन x काम किया, देन z काम किया, देन x काम किया, देन y काम किया. ठीक है, अब यहाँ पे क्या कंडीशन थी, कोई भी जो है वो एक साथ काम नहीं करेगा 2 कंसेक्यूटिव आवर्स में, तो मैंने यहाँ पे अलग अलग काम करवाए थे. अब देखो ये इन्होंने कितने टाइम में काम किया, यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे 14 हो गए, यहाँ पे 14 हो गए, यहाँ पे 14 हो गए, और कितने आवर्स हो गए, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर और 6 आवर. 6 आवर्स में इसने कितने काम किया, 42 काम किया. और मेरा पास टोटल वर्क कितना करना है, 48 करना है. तो प्लस 8 मुझे और चाहिए. तो मुझे बताओ नेक्स्ट मेरे लिए अगेन काम कौन करेगा, 7th आवर में कौन काम करेगा, 8 करेगा. ठीक है, बट देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 7 आवर्स, ये 7 आवर नहीं है, मुझे 7 आवर का कुछ टाइम चाहिए. ओके, तो इसके लिए मुझे अब इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा कि अगर वो 1 आवर में, ठीक है, 8 यूनिट काम कर रहा है. देखो 1 आवर में 8 यूनिट काम कर रहा है, ये जो मैंने इफिशिएंसी निकाली थी. ठीक है, तो मुझे बताओ कि आगे क्या हो, तो 60 मिनट में कितना 8 आवर्स हो गया, 8 यूनिट्स हो गए. सही बात है. तो यहाँ पे तो इसको डिवाइड कर दो, 2 4 जा, 2 30 जा, 2 2 जा एंड 2 15 जा, मतलब 15 मिनट्स में यहाँ पे 2 यूनिट काम करता है ये. 15 मिनट्स में मुझे कितनी चाहिए, यहाँ पे 6 यूनिट चाहिए. क्यों, क्योंकि 42 तो मेरे हो चुके हैं, 42 तो मेरे यूनिट हो चुके हैं, मुझे कितने और 6 यूनिट चाहिए. तो मतलब कि 15 मिनट में 2 यूनिट, तो 45 मिनट्स में कितने यूनिट हो जाएंगे, 6 यूनिट्स हो जाएंगे. तो मेरा टाइम कितना आएगा, ये 6 आवर्स एंड 45 मिनट्स. ऐसा कोई है आपके पास, बताओ मुझे. यस यहाँ पे है 6 आवर्स एंड 45 मिनट्स, मेरा आंसर आ गया. सिंपल था. ओके, टाइम वर्क एंड डिफरेंस में क्या हो गया ना, टाइम एंड वर्क में बेसिकली क्या करता है ना, वो कुछ ना कुछ तो ट्रिक डाल देता है. ट्रिक मतलब कैसे ट्रिक होती है, वो बोलेंगे ऑल्टरनेटिव डेज में काम कर रहे हैं. इधर बोलेंगे ए ने 5 दिन काम किया और छोड़ दिया, बाकी सारा काम बी एंड सी ने किया. या फिर ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 6 दिन काम किया एंड बाकी सारा काम सी ने किया. बताओ कितने दिन लग गए. यही होता है इसमें, और कुछ नहीं होना है. ठीक है, एक बार ये सारे वेरिएशंस आपने कवर कर लिया आपके प्रैक्टिस सेशन में, तो टाइम एंड वर्क काफ़ी इजी है. ठीक है, लो हैंगिंग फ्रूट है, इसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा. ओके, देन ये नेक्स्ट, हाउ मेनी कंसेक्यूटिव जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर ऑब्टेनिंग द प्रोडक्ट 1 स्क्वायर इंटू 2⁴ इंटू 3⁶ इंटू 4⁸ इंटू 25�50. ठीक है, ये है टॉपिक ट्रेलिंग ऑफ जीरो से फ्रॉम नंबर सिस्टम. ओके, एक बेसिक इसका बता देता हूं.
अगर मुझे 10 चाहिए, मुझे 10 कब मिलेगा? जब मेरे पास 2 और 5 की पेयर में होगी। ओके, जब मेरे पास 2 और 5 की पेयर होगी तभी मुझे ये ट्रेल मिलेगा एंड में 0। अब मुझे यहाँ पे इतने सारे इन्होंने प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, 1 स्क्वायर इंटू 2 रेस टू 4 इंटू 3 रेस टू 6 इंटू 4 रेस टू 8 इंटू 25 रेस टू 50। ओके, अब मुझे क्या करना है? मुझे बस इनमें 2 एंड 5 का पेयर देखना है कि कितने हैं। अगर आप देखो यहाँ पे, ठीक है, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पे 2 ज़्यादा होंगे और क्या 5 ज़्यादा होंगे? बताओ मुझे। अगर ऐसा ये मेरे नंबर्स हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? 2 ज़्यादा होंगे या 5 ज़्यादा होंगे? ऑब्वियसली यहाँ इसमें 2 ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो मुझे क्या करना है? मुझे मिनिमम ढूंढना है 5। तो 5 मेरे पास मिनिमम है, तो मैं ऐसे ही नंबर लूंगा जिसमें मुझे 5 मिलेगा। तो कौन से नंबर है जिसमें मुझे 5 मिलेगा? बताओ, तुम ही बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, देन 20 है, देन 25 है। इन्हीं नंबर में मुझे 5 मिलेगा। अब तो फिर इन्हीं नंबर में मुझे 5 मिलेगा, तो इनका बताओ क्या क्या दे रखा है? 5 इंटू 10 बराबर है, क्योंकि 4 इंटू 8 है तो 5 इंटू 10 ही होगा ना। नेक्स्ट 10 इंटू 20, 15 इंटू कितना हो जाएगा? 30, देन 20 रेस टू 40 एंड 25 रेस टू 50। ओके, अब बस इसको देखो कि कितना 5 है तुम्हारे पास। यहाँ पे 5 इंटू 5 10 ही लूँगा मैं। यहाँ पे 2 इंटू 5 रेस टू 20 लूँगा। सही बात है, इतना ही लूँगा ना। देन यहाँ पे 3 इंटू 15 रेस टू 30 लूँगा। देन 2 इंटू 5 रेस टू 40 लूँगा। एंड कितना 5 इंटू 5 रेस टू 50 लूँगा। ओके, अब देखो कि कितने 5 होते हैं। यहाँ पे 10 5 है, यहाँ पे 10 5 है ना। 5 रेस टू 10 है मतलब 10 5 है। यहाँ पे कितने 25 है, यहाँ पे कितने 15 है ना, मतलब 3 इंटू 5 हो गया, मतलब 5 कितने यहाँ पे 30 है, प्लस यहाँ पे कितने 40 है, एंड यहाँ पे ये 50 और ये 50 कितने हो गए 100। अब सबको काउंट करो कितने हो जाते हैं। यहाँ से काउंट कर दो 30 50 50, ये 90, ये 100 हो गया और ये 200 हो गया। तो 200 कितने आंसर आ गया मेरा 200। ठीक है, ट्रेलिंग ऑफ जीरो का क्वेश्चन है ये है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं था, कुछ ट्रिकी नहीं था। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का ये क्वांट्स और रीजनिंग से लास्ट क्वेश्चन है। ओके, January 1st 2023 a person saved 1 rupee. On January 2nd 2023 he saved 2 rupees more than the previous day. 2 rupees more मतलब यहाँ पे आज 1 रुपया, तो 2 rupees more, तो 2 rupees more कितना हो जाएगा? 3 रुपये ही होगा ना। 2 rupees more क्योंकि 1 प्लस अगर 2 करूँगा तो 3। एंड द नेक्स्ट डे ऑन द 3rd ही सेव्ड 2 rupees more, फिर यहाँ पे 5 हो जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे was his total saving a perfect square as well as perfect cube. ठीक है, अब थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं। What is perfect square and perfect cube? ओके, ये क्या होता है? ठीक है, एक डेफिनेशन बता देता हूं। अ परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब, ओके, इज अ परफेक्ट 6th पावर। ठीक है, बस इतना याद रखो, इज अ परफेक्ट 6th पावर। क्यों? क्योंकि इसका जो एलसीएम ऑफ 2 दैट इज स्क्वायर एंड 3 दैट इज क्यूब इज 6। ये इसका रीजन है। ओके, तो ऐसे कितने परफेक्ट स्क्वायर है मुझे बताओ। 1/6 1 हो जाएगा, 2/6 कितना हो जाएगा 64, 3/6 कितना हो जाएगा 729, 4/6 कितना हो जाएगा 4096। ठीक है, एंड आगे ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। अब मुझे इनमें से एक परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। अब मुझे बताओ ना कि अगर मैं ऑप्शन से जाऊं, अगर ये 1 जनवरी की बात कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कितना मिलेगा? 64 ही मिलेगा, उससे ज़्यादा तो मिलेगा नहीं। ठीक है, तो 64 मतलब कितने दिन हो गए? 1st 2nd 3rd 4th 5th और 6th। ठीक है, तो यहाँ पे 6 दिन, तो यहाँ पे देखो 5 + 7, ठीक है, 5 + 7 प्लस और कितना करूँगा मैं यहाँ पे 9 + 11, सबको काउंट कर लो कितने हो जाते हैं बताओ मुझे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 11, ठीक है, देन 13 एंड देन 15। ओके, अब देखो कितने हो गए, 1st 2nd 3rd Jan 4th Jan 5th Jan
6 जैन, 7 जैन, 8 जैन। ठीक है, तो 8 जैन तक जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन 7 जैन से स्टार्ट हो रहा है, मैं 7 जैन से स्टार्ट करता हूँ। कितना हो रहा है यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 20, ठीक है, ये हो जाएगा दैट इज 20, कितना हो जाएगा 40, 60, 44 हो जाएगा, प्लस में इसमें और कितना 15 ऐड कर देता हूँ, 44 ही हो जाएगा ना। दिस इज, अच्छा मैंने 5 ऐड नहीं किया ना, एक मिनट वापस कैलकुलेशन करता हूँ, कुछ तो गड़बड़ हो गया है। ओके, ये 4, ठीक है, ये 4 के बाद दिस इज 20, सॉरी या दिस इज 20, ये और ये 13, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, ये 15 बचा हुआ है, तो 15 प्लस 15 ये 20 हो जाएगा, तो ये 64। ठीक है, कितना हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8 जैन। ठीक है, 8 जैन, तो 8 जैन इज माई आंसर। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए था कि परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब क्या है। ओके, देन नेक्स्ट, अब आते हैं पैसेजेस पे। मैं रेकमेंड करूंगा कि मेरे चैनल पे जाओ और कॉम्प्रिहेंशन की एक मैंने वीडियो डाली है, पहले वो देखो। ठीक है, हार्डली कुछ मिनट्स की वीडियो है, बट उससे ना आपका कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करने का एक तरीका, एक पर्सपेक्टिव ना वो डेवलप होगा। ठीक है, और उसी पर्सपेक्टिव से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इंटरफेरेंस। तो अगेन इसका एसओपी क्या होता है कि सबसे पहले ऑप्शंस पढ़ो, ऑप्शंस पढ़ने के बाद एक्सट्रीम स्टेटमेंट हटा दो, एक्सट्रीम स्टेटमेंट हटाने के बाद आपको कुछ ही क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ ही स्टेटमेंट्स मिलेंगे, फिर उसके बाद आप पैसेज पे जाओ और आपका आंसर देखो। ठीक है, यहाँ पे देखो, द करंट मेथड क्या लिखा है, द करंट मेथड ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो है ना सोलली रिस्पॉन्सिबल, जीएस में हम लोग इतना देखते हैं, इतना पढ़ते हैं, मुझे बताओ सोलली रिस्पॉन्सिबल क्या है। दिस इज एन एक्सट्रीम, अगर ये एक्सट्रीम है तो ये आना ही नहीं चाहिए, अगर ये मैं 1 हटा दूँ तो 1 गया, 1 गया, 1 गया, तो डायरेक्टली मुझे यहाँ पे आंसर मिल रहा है। बट स्टिल मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले पैसेज देखूंगा। अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाओ, 1/3 ऑफ द फूड प्रोड्यूस फॉर ह्यूमन कंजम्पशन is lost or wasted globally. Food is lost or wasted through the supply chain from initial agriculture production to final consumption. यहाँ पे कहीं बोला है only, नहीं बोला है. The increasing wastage result in land degradation about 45%, mainly due to deforestation, unsustainable agriculture practices and excessive ground extraction. The energy spent over wasted food result in about 3.5 billion tons of carbon dioxide production every year. Decay also lead to the human emission of other gases in the atmosphere. Addressing the loss and the waste of the food in all form of critical to complete the cycle of food sufficiency and food sustainability. यहाँ पे solely responsible कहीं पे नहीं बोला है। ठीक है, मैं डायरेक्टली इसका आंसर बी मार्क कर सकता हूँ। ओके, सिंपल है, ये पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर पढ़ना है तो पढ़ो, बट ये इससे रिलेटेड ही होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है ना, हमें पैसेज में ये नहीं देखना है कि कौन सा करेक्ट है, हमें ये देखना है कि कौन सा जो ऑप्शन है करेक्ट से के ज़्यादा पास है। ठीक है, कभी एब्सोल्यूट टर्म में नहीं मिलेगा। ओके, अब ये आ गया अजम्पशन। ओके, अजम्पशन थोड़ा टफ होता है। ठीक है, उसका एक मेथड है सॉल्व करने का, आप एक बार वो वीडियो देख लेना, फिर आपको पता लग जाएगा मैं इस वीडियो में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म नीड्स टू रीइमेजिन्ड एंड मेड इफेक्टिवली टू रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट है। ओके, सिंपल स्टेटमेंट है, कुछ एक्सट्रीम नहीं है, कुछ एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, जनरल स्टेटमेंट है। एंश्योरिंग द रिडक्शन ऑफ वेस्टेज ऑफ लॉस एंड इज अ सोशल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स। सम सिटीजन होता, फ्यू सिटीजन होता, मैं मान लेता, ऑल सिटीजन क्या है, एक्सट्रीम है। तो पहली स्टेटमेंट मेरी जनरल, तो मुझे पता है कि ये स्टेटमेंट मेरी गलती होने वाली है और ये स्टेटमेंट मेरी राइट होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये जो अजम्पशन का हॉराइजन काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, अनलेस एंड अनटिल वो एक्सट्रीम नहीं हो और आउट ऑफ द पैसेज हो। अकॉर्डिंग टू द फाओ, ठीक है, अगेन यहाँ पे देखो, द फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म नीड टू रीइमेजिन एंड मेड इफेक्टिवली रिड्यूस टू। ओके, यहाँ पे यही तो बोल रहे हैं कि सप्लाई चेन में इश्यूज आ रहे हैं, सप्लाई चेन की वजह से वेस्टेज ज़्यादा चल रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रीइमेजिन करेंगे एंड इफेक्टिव करेंगे, तभी जाके फूड वेस्टेज कम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे सिटीजन्स की बात करी ही नहीं है पहले बात तो वो छोड़ दो।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement best reflect the most logical rational inference that can be made from the passage? Central bank cannot bring down inflation without budgetary backing. Okay. And effect of monetary policy depend on the fiscal policy pursued by the government. ये क्या है, इफेक्ट बोला है तो ये जनरल स्टेटमेंट है. अब यहाँ पे ये कैनॉट है, ये एक्सट्रीम है, तो मुझे पैसेज में ढंग से दिखना पड़ेगा कि रिलेशन कोई दे रखा है क्या बजट इन्फ्लेशन और बजटरी बैकिंग का. And as inflation rises, even government previously committed to budget discipline are spending freely to help households. However, interest rate announced by central bank are supposed to help to produce modest fiscal austerity, because to maintain the stable debt while paying more borrow, government must cut spending or raise taxes. Without the fiscal backup, monetary policy eventually lose traction. देखो यहाँ पे without the fiscal backup, यहाँ पे यही स्टेटमेंट में दे रखा है ना, तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो यहाँ से मुझे आंसर मिल गया, तो आंसर इज माई ए. ओके, देन आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा बेस्ड ऑन द अजम्पशन. देखो अजम्पशन है, अजम्पशन अगेन फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हायर प्राइजेस. सोली रिस्पॉन्सिबल, ओके, ये क्या है, एक्सट्रीम है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. सोली रिस्पॉन्सिबल कभी भी नहीं आएगा, आंख बंद करके मैं बोल सकता हूँ कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. हायर प्राइजेस डू नॉट अफेक्ट द लॉन्ग लोड हाउस होल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स. डू नॉट अफेक्ट, कुछ तो अफेक्ट करेगा, 1% तो होगा, ये भी गलत है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट नाइदर वन नाइदर टू, क्योंकि दोनों भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो आंसर इज डी. ओके, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, इसका आंसर डी है, पढ़ने की भी ज़रूरत है नहीं. ओके, तो गाइस ऐसे ही हम लोग पैसेजेस भी सॉल्व करेंगे और बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. 8 दिन में इसको ख़त्म कर देंगे, और इसके साथ साथ मैं और एक सीरीज लेके आऊँगा जहाँ पे मैं आपको एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ाऊंगा, उसके बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराऊंगा. ओके गाइस, देन थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच. अगला वीडियो जो होगा कल अपलोड कर दूंगा मैं. थैंक यू सो मच गाइस, बाय एवरीवन.